गुड आफ्टरनून। ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस अभी शुरू नहीं कर रही हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए फिर देखते हैं। करूँगी क्योंकि उसमें एंशंट इजिप्ट के बारे में बोला गया है। ये वाला चैप्टर ब्लू रे यानी कि थ्रोट चक्र के बारे में है, और नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट उसका हिस्सा है सॉरी, उसका टाइटल है ईमानदार होना। और ईमानदार होने का ताल्लुक कैसे हमारे थ्रोट चक्र से है। तो नीली किरण ऊर्जा को भेदने में हमेशा कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि इसके लिए उस चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है जिसकी आपके लोगों के पास बहुत कमी है। ये को वो कह रहे हैं, यानी कि ईमानदारी। नीली किरण स्वयं के साथ और दूसरों के साथ मुक्त संचार की किरण है। ईमानदारी और बिना झिझक बात करना। ईमानदारी से अपनी बात कहना ही सच्ची उपलब्धि है, जो बहुत सारे लोगों से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम कम ईमानदार होना चाहते हैं। आ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ईमानदार ना होने का इरादा रखते हैं, लेकिन हम अक्सर आधे अधूरे ज्ञान की स्थिति से काम कर रहे हैं। हम अक्सर दूसरे लोगों की अनकही भावनाओं के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। assumptions। मुझे अपने जीवन में कई बार ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मैंने जो सोचा था कि ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थिति है, वो सब गलत निकला। और उस गलत धारणा से लक्ष्य रखते हुए मेरे शब्दों में वो सच्चाई नहीं थी जिसे मैं शेयर करना चाहती थी। मतलब कि जो मैं असल में कहना चाहती थी, वो मेरे शब्द नहीं कह पाए। और हो सकता है कि हम अपनी भावनाओं के संपर्क में भी ना हो। अपनी भावनाओं के कभी कभी हम पुरानी आदत के गुलाम होते हैं। हो सकता है कि हम अपने बारे में सच्चाई प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। अद्यतन मतलब अपडेट करने की आवश्यकता है, कि हम अपने बारे में जो जानते हैं, हमारी भावनाओं के बारे में जानते हैं, उसको दोबारा एक बार पहचानने की ज़रूरत है। हमारे स्वाद और राय हमारे जीवन के दौरान विकसित और बदलते रहते हैं। डेफिनेटली किसी भी स्थिति में अपने मानक स्वचालित उत्तर देने के बजाय हम अपनी धारणाओं की समीक्षा करने के लिए बस एक क्षण का समय निकालकर अपने संचार की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। मतलब आमतौर पे हम जैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे लोगों को जवाब देते हैं, अगर उस समय हम अपनी बोलचाल के तरीके को एक पल लेके थोड़ा सोच के कि अच्छा इसने ये बोला, नॉर्मली मैं ऐसे रिएक्ट करता, लेकिन एक मिनट रुक के सोच के कि इसने ऐसा क्यों बोला और मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या अगर हम करें तो हम अपने अजम्पशंस में जो हम सोच रहे हैं कि हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, या हमारी बातचीत में सुधार ला सकते हैं। क्या हम अब भी वैसा ही महसूस करते हैं? क्या हम अब भी यही सोचते हैं, या क्या हम अपनी पुरानी राय के बॉक्स से बाहर आ गए हैं? कई बार होता है आदत पड़ जाती है, लेकिन भावनाएं बदल जाती हैं। जैसे फर्ज कर लो, आपको किसी इंसान से प्यार हो गया, कई सालों से आपका अफेयर चल रहा है, आपको आदत पड़ गई है उसकी हर तरह से। 5 साल 10 साल 15 साल बाद आपका रिश्ता इस तरह से हो गया है कि वो कितना भी नालायक और कमीना हो या कमीनी हो, क्योंकि आपको आदत है, आपको छोड़ना नहीं है। और अगर अम, आप उसके साथ सब कुछ सहते हुए भी उसके साथ ही रहना चाहते हो, एक बार को प्यार छूट जाता है, आदत नहीं छूटती। तो 5-10 साल बाद जब वो आपके साथ व्यवहार करता है गलत या करती है,
और आप ना चाहते हुए दोबारा उसके साथ एडजस्ट करके कंटिन्यू करना चाहते हो, तो एक पल अगर आप रुक के सोचोगे, क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ इसकी बदतमीजी, इसकी बदसलूकी, प्यार है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब झगड़े हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, पहले बर्दाश्त कर लेती थी, अब झगड़े हो रहे हैं। तो क्या अब वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है? क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, या छोड़ के किसी और से अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए? यही 15 साल पहले शादी हो गई होती तो अलग बात थी, लेकिन अगर ये शादी करने के बारे में है, तो क्या आपकी भावनाएं अब भी वैसी हैं? कई बार हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, हमारा टेस्ट बदल जाता है। एक ज़माना था, मुझे हलवा पूड़ी बहुत पसंद था, अब भी है, गाजर का हलवा बहुत पसंद था, अब नहीं है। अब नहीं, मीठे का शौक बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कभी कभी आ जाता है। टेस्ट बदलता रहता है, टेस्ट सिर्फ ये टेस्ट नहीं, ये टेस्ट और ये टेस्ट भी, तो हमारी सोच भी तो बदलती है। कभी किसी ज़माने में आपको कोई एक कलर अच्छा लगता होगा, या कभी किसी ज़माने में, जैसे कल रात को मैं पास से बात कर रही थी, और उसमें काफ़ी पर्सनल बातें थी, तो मैंने सिर्फ मेंबर्स के लिए रखी, ओपन टू पब्लिक नहीं किया। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे हमारी इस 2 साल की जर्नी के बारे में, और कुछ बातें मैं उसमें बताना भूल गई क्योंकि पा ने बीच में टोक दिया, तो वो पूरा फ्लो टूट गया मेरा। लेकिन उसमें अम, एक बात ये भी थी कि अम, पहले जब समय था, जब मैं इतने सालों से 15-20 सालों से मैं स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रही थी, मैं स्पिरिचुअल कोर्सेज कर रही थी, वो सब कुछ था, जानकारी सारी थी, उसे फ्लो में कैसे लेकर आना है और अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है, उसकी कोशिश ही नहीं की। कोशिश करती तो शायद कहीं पहुंच पाती, कुछ कर पाती। लॉ ऑफ वन और पा के आने से एक रेगुलर वो होता था, कभी 2-4 दिन का कोर्स कर लिया, फिर कभी कोई किताब पढ़ ली, एक रेगुलरिटी नहीं थी। लॉ ऑफ वन के बाद और लॉ ऑफ वन के साथ, उस दिन से लेके अब तक एक दिन नहीं बीता है बिना पा के और लॉ ऑफ वन के, या यूट्यूब चैनल पर ये किताबें और ये चीज़ें पढ़े बिना। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आप लोगों के लिए सिर्फ पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों के साथ मैं भी सीखती हूँ। तो मेरी वो जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, वो उस दिन से लेके आज तक चल ही रही है। उसमें एक रेगुलरिटी आने की वजह से एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई है, जिसकी वजह से मैंने उसे इतनी शिद्दत से अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की है, हर तरह से कोशिश की है। हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन हर तरह से कोशिश की है। तो सबसे बड़ी एक जो चीज़ थी, जैसे अभी मैं किसकी बात कर रही थी, हाँ अभी आदतों की बात कर रही थी, कि आदत नहीं छूटती है, प्यार छूट जाता है, 2-4 दिन का रोना है बस। तो यहाँ पर वो कहती है कि कभी कभी हम अपनी पुरानी सोच से सोच हमारी बदल जाती है, और ऐसे ही मेरे भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच बदल गई। और तब मैंने कल रियलाइज़ किया कि इसी चीज़ के बारे में मैं तब कुछ साल पहले क्या सोचती थी, या उसे क्या समझती थी, और आज वही चीज़ कितनी साधारण लगती है मुझे। तो वो कहती है कि जब हम बोलते हैं तो नीली किरण में रहने की दिशा में काम करने के लिए खिलाड़ी के रूप में हमारा पहला काम हमारे भीतर होता है। मतलब जब हम अपने थ्रोट चक्र से बोलते हैं, देन आवर फर्स्ट वर्क एज प्लेयर्स इज विद इन अस। जब हम इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं,
खिलाड़ी के हिसाब से हमारा काम है कि पहले हम अपने अम, चक्रों को संतुलित करें। अम, हमारे भीतर होता है मतलब अपने ऊपर काम करें। हमारी सच्ची और निष्कलंक भावनाओं के संपर्क में रहना वास्तव में कठिन हो सकता है। हम बचपन में इस बात पर बहुत प्रशिक्षण हमें बचपन में इस बात पर बहुत प्रशिक्षण मिला है कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। माँ बाप कह देते हैं पल भर में, अरे ऐसे कैसे सोच लिया तुमने, अरे ऐसे कैसे कह दिया तुमने, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। हमारे पास विनम्र प्रतिक्रियाओं का एक सेट है जिसे हम सामाजिक तंत्र को मजबूत करने के लिए दोहराते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू नहीं बोला, तुमने सॉरी नहीं बोला, ऐसे कैसे कर लिया। इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे अंदर खोटी हुई हैं। सबसे पहले ऐसे दिशा निर्देश और सीखी गई प्रतिक्रियाएं बढ़ते व्यक्तित्व के लिए सहायक होती हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे स्वभाव को बनाने में मदद करती हैं। हालांकि कुछ समय बाद भी एक जेल का गठन कर जेल का गठन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि कभी कभी उससे घुटन हो सकती है कुछ प्रतिक्रियाओं से कि क्या है, नहीं बोलना मेरे को थैंक यू, नहीं बोलना मेरे को सॉरी, घुटन होती है मुझे, मैं नहीं बोलने वाली। एग्जाम्पल दिया मैंने जनरली। तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और कोई भी चीज़ हमें किसी को प्रभावित करने की इच्छा से अधिक तेजी से ब्लू रे संचार से बाहर नहीं ले जाती है। दूसरों को खुश करने की इच्छा। खिलाड़ी को बातचीत में अपनी प्रतिक्रियाओं का मतलब कि हम जब किसी को खुश करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा हट के बोलना, थोड़ा सा झूठ बोलना, थोड़ा सा उनको इम्प्रेस करने के लिए ईमानदारी से ना बोलना कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर अपने ब्लू रे से हट गए हैं। खिलाड़ी को बातचीत में अपनी प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो शेखी बघाड़ने या अनुकूल प्रभाव छोड़ने के लिए अपने शब्दों को तिरछा नहीं कर रहा है। ये एक बड़ा प्रलोभन है। हम सभी को अपनी पसंदीदा कहानियाँ हम सभी के पास अपनी पसंदीदा कहानियाँ हैं कि अरे मैंने ऐसा किया था, अरे मैंने वैसा किया था। हम अक्सर उन्हें बार बार बताते हैं। हालांकि अच्छी तरह से संवाद करने के लिए एक ये आवश्यक नहीं है कि हम जो भी कहानी सुने उसका जवाब हम अपनी कहानी से दें। बहुत सारे लोगों को आदत होती है। एग्जाम्पल देती हूँ। दो चार फ्रेंड्स मिले, एक फ्रेंड थोड़ी लेट आई, थोड़ी उदास थी। क्या हुआ, ऐसी क्यों दिख रही है तू? कुछ नहीं, मेरे ना पड़ोसी को कैंसर हो गया था और उसकी आज डेथ हो गई। अभी एक हफ्ता पहले ही पता चला। भाभी कितना रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। उनके बच्चे बहुत छोटे हैं। कुछ भी एक नॉर्मली एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, दूसरी फ्रेंड बोलेगी बहुत बुरा हुआ। हाँ पता है, मेरे भी चाचा पिछले साल ना उनको निमोनिया हो गया था और वो मर गए थे। कोई तीसरी चौथी कोई बोलेगी हाँ ऐसा होता है, क्या करें, बहुत दुख होता है। अरे पता है 5 साल पहले क्या हुआ, मेरी दादी जो थी वो 90 साल की थी और वो 2 साल से बीमार थी। अरे वो तो जब मरी है, मैं तो इतना रोई, इतना रोई। अपनी टिप्पणी देनी जरूरी नहीं होती हर बार। हर एक के पास अपनी कहानी होती है, पर उस कहानी से तुम्हारी कहानी का क्या लिंक? कभी कभी कोई इंसान सिर्फ बोलने इसलिए बोलता है कि वो चाहता है कि आप सुनो। सॉरी, कि आप सुनो, बस सुन लो, 2 मिनट मौन व्रत रख लो।
तसल्ली दे दो, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। जिंदगी जो और मौत तो जिंदगी का खेल है, मतलब साथ साथ चलते हैं दोनों। छोड़, चल तेरा मूड ठीक करते हैं। मंदिर चलना है। कुछ लोगों को आदत होती है कि 10 लोग बात कर रहे हैं ना, उस हर बात का फाइनल स्टेटमेंट उनको देना होता है। सबने सब बोला, उसके बाद अंत में उन्हीं बातों को मीठे तरीके से एक भाषण की तरह बोलकर वो बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, ऐसा होना चाहिए, तूने भी बिल्कुल सही कहा, अरे नहीं ऐसा होता है, और फिर ऐसा करना होता है। सेम वही बातें जो सबने बोली, लेकिन इस तरह से बोली जाती हैं जैसे मुझे तो पूरी दुनिया का ज्ञान है। हाँ ऐसा तो बहुत अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट मेरा ये होना चाहिए। ये कौन लोग होते हैं जो लास्ट स्टेटमेंट मेरा होना चाहिए चाहते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि इनसिक्योरिटी इस तरह की होती है कि उन्हें बचपन में अप्रिसिएशन मिला नहीं, तो वो उस अप्रिसिएशन को चाहते हैं शायद, आई एम अज्यूमिंग, इसलिए वो हर जगह पे अम, हर जगह पे एक तरह से अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि अच्छी तरह से संवाद करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम जो भी कहानी सुने उसका जवाब हम अपनी कहानी से दें। जैसा मैंने कहा, कभी कभी दूसरे व्यक्ति को बस इस बात की आवश्यकता होती है कि कोई उनकी बात सुन ले। हमारी संचार आदतें सुनने के बजाय बात करने की हमारी प्राथमिकता को दर्शाती हैं। कम्युनिकेशन हैबिट्स। शायद आपने पार्टी में उस व्यक्ति के बारे में चुटकुला सुना होगा जो मिनटों तक बातचीत पर एकाधिकार जमाए रखता है और अपने बारे में ही सारी बातें करता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उन्हें जो थोड़ा सा ज्ञान है ना, वो बोलना होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे देते हैं। और जब किसी और सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, वहां पर बातचीत शुरू हो जाती है ना, हाँ नींद आ रही है, बोर कर रहे हो यार, छोड़ो ये सब, क्या बातें करके बैठ गए, ये सब बातें नहीं करनी है। एक्सक्यूज मी, तुम अभी आधे घंटे से ज्ञान दे रहे थे, वो ठीक था? हाँ, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और पूछ रहा है, कोई कुछ और बातचीत करना चाह रहा है, तुम्हें बोरियत हो रही, जाओ यहाँ से। अपने ही अपनी मेरी लाल, बस। अंत में वह कुछ देर रुककर कहता है, मेरे बारे में बहुत हो गया, आइए आप पर ध्यान केंद्रित करें। आप अब तक मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हमें दरवाजे पर अपने अहंकार की जांच करने की आवश्यकता है। हमारे शब्दों की पूरी शक्ति का एहसास करना कठिन है। ओके। तो अम, हमें अपने दरवाजे पर अहंकार, मतलब कि जब भी हमारा सॉरी सॉरी अहंकार जब उठता है, तो उसे चेक करने की ज़रूरत होती है कभी कभी। और ओके, अहंकार क्यों उठता है? अहंकार सिर्फ उन्हीं लोगों का ऊपर उठता है या सामने आता है जिनके मन में जो अपने आप को किसी से कम समझते हैं, और जिनके मन में इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है कि ये मुझे नीचा दिखाएगा, या ये मुझसे ज़्यादा ऊपर है, या ये मुझसे ज़्यादा समझदार है, या ये मुझसे ज़्यादा पैसे वाला है। उसी का अहंकार ऊपर आएगा। जो पावरफुल और सच में रिच लोग होते हैं ना, उन्हें अहंकार की ज़रूरत नहीं है। एटीट्यूड और
अहंकार में फ़र्क है। उनको एटीट्यूड की भी सही मायने में ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, वो उनमें घमंड आता है। घमंड में और ईगो में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अम, हमारे शब्दों को पूरी शक्ति का एहसास करना कठिन है। हमारे शब्दों की पूरी शक्ति का एहसास करना कठिन है। उनकी शक्ति की सराहना करने का हमारा सबसे अच्छा तरीका उन समयों को याद करना है जब लोगों ने लापरवाही से कहे गए शब्दों से, शायद मजाक के रूप में भी, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। Every joke has an ounce of truth hidden in it. ईमेल के शौकीन होने का एक कारण ये है कि माध्यम हमें भेजे पर क्लिक करने से पहले ये समीक्षा करने की अनुमति देता है कि क्या हम बात करना चाहते हैं। मतलब ईमेल जब आप करते हैं, अब आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो पहले पूछता है कि क्या हम ये ईमेल भेज दें। आप यस पे क्लिक करोगे तो ईमेल जाएगा। जब हम बातचीत के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ भी कह सकते हैं, वो कहते ही स्पष्ट हो जाता है। कह देते हैं, वहां पर कोई चेक नहीं है। तुम्हारा गला नहीं पूछेगा तुम ये बोलना चाहती हो। हमारे दिमाग को पूछने की जरूरत है, क्या तुम सच में ये बोलना चाहती हो। हम हम अपने कहे हुए शब्दों को फिर से वापस नहीं ले सकते। ये वो बाण है जो एक बार छूट गया तो एक बाण से ज्यादा गहरा जख्म पैदा करता है, और उस जख्म को ठीक भी नहीं किया जा सकता। किसी संकटपूर्ण स्थिति में बोलने से पहले 10 तक गिनने की पुरानी कहावत बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी आदत है। जब गुस्सा आ रहा है और किसी ने कुछ बोल दिया और तुम नहीं चाहते कि अरे बोल दिया तो पंगा पड़ जाएगा, मेरा ही कल को नुकसान होगा, पता है कि वो गलत है पर इस वक्त कुछ नहीं बोलना है, तो तब आंखें बंद करके, हाथ बंद करके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? ये करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में खुले ईमानदार शब्दों से फिसलना और दूर जाना आसान होता है। हमें डर हो सकता है कि हमारी बात ठीक से नहीं सुनी जाएगी। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी इसी वजह से होती हैं। हमें डर से हो सकता है कि हमारी ईमानदारी से दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हमें डर हो सकता है कि अगर वो जानता है कि हम वास्तव में क्या सोचते हैं तो वो हमें अस्वीकार कर देंगे। हमें पता चल सकता है कि हम दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं या को समझने या नियंत्रित करने के लिए अपने शब्दों को तिरछा कर सकते हैं या टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ बोल सकते हैं। और इन भय और चिंताओं में फंसकर हम नीली किरण से बोलना बंद कर देते हैं। अरे बाप रे, बहुत बाकी है। और खुद को इसके बजाय नारंगी किरण या पीली किरण से बोलते हुए पाते हैं। ये एक असहज चुप्पी में आराम करते हुए पाते हैं, या एक असहज चुप्पी में आराम करते हुए पाते हैं। अब आपको याद होगा जब मैं ऑरेंज रे कर रही थी या येलो रे कर रही थी तब ऑरेंज और येलो रे को संतुलित करने के लिए किस तरह से सॉरी बात करनी चाहिए उस बारे में उसमें बताया गया था। तो यहाँ पर जब हम मीठे तरीके से बात को सुलझाने के लिए, माहौल को बदलने के लिए, मैनिपुलेट करके बड़े प्यार से सर से साइड से होके निकल जाने के लिए जब हम बोलते हैं तो हम नीचे के 2 चक्रों से बोल रहे हैं। हार्ट चक्र से जब हम बोलते हैं और
ब्लू रे से बोलते हैं तो हम सच बोलते हैं। मेरे स्वयं के जीवन मतलब सच बोलने के बहुत तरीके हैं। किसी ने बॉस ने अपने बॉस को आपका प्रोजेक्ट जो जिस पे आपने मेहनत की आपने पूरा बनाया, हाँ, और आप बैठे हैं और वो बॉस देख रहा है और इतने में उसका बॉस आ जाता है अंदर और प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है और उसने बोला क्या क्या कर रहे हो? हाँ, ये प्रोजेक्ट तैयार किया था मैंने, ये आप देख लीजिए। खड़ा होता है, अपने बॉस को देता है, अपने बॉस को कुर्सी देता है और हाँ हाँ, अरे मैंने सोचा ये प्रोजेक्ट में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पढ़ तो लिया है उसने और ऐसे वैसे, और आप देख रहे हैं कि काम आपने किया है और वो नाम अपना बता रहा है, या इस तरह से कुछ एग्जाम्पल। मतलब मैंने तो कभी ऑफिस में काम किया नहीं, तो सब समझो ऐसा कुछ हुआ और वो बॉस देखता है और बोलता है अरे वाह बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ तुमने देखा, हाँ तुम क्या सोचते हो इस बारे में, इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप अपने अपने बॉस को खुश करने के लिए बोलोगे अंदर कड़वा घूंट पी के, अम, और वहां उसको तिरछी नजर से देखोगे। या तो फिर आप बोलोगे हाँ बस पता है, हम लोगों ने साथ में ही काम किया है इस पे, मैं जानता हूँ। वैसे आप देखें ये वाले पेज पे ये जो लिखा है, ये आइडिया आपको कैसा लगा? ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्यों? बस आप कह रहे थे ना कि आपको ये अच्छा लगा, आपने बात घुमा दी। या तो आप कह सकते हो कि गाली देते हुए, मतलब फुनफुनाते हुए कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, तुम अपना नाम कैसे दे सकते हो? कल तुम्हारा रेजिग्नेशन देना पड़ेगा तुम्हें। बॉस के जाने के बाद तुमने अपने बॉस से बोला हाउ कुड यू डू दिस, दैट्स माय प्रोजेक्ट, तुमने मेरा क्रेडिट ले लिया, बहुत कमीने हो तुम। नौकरी तो गई। तीसरा ये कर सकते हो कि वो बॉस तो चला गया, अब बचा बॉस और तुम। अब वो तो बेशर्म है और तुम अगर उसको ये बोलोगे कि काफी बेशर्म इंसान हो कि मेरे प्रोजेक्ट को अपना बना के पेश कर दिया और क्रेडिट ले गए और प्रमोशन भी मिल रहा है, क्या बात है? तब क्या होगा? तो तरीका ढूंढना पड़ता है और वो तरीका ढूंढने के लिए जब कोई चीज बार बार आपकी जिंदगी में होती है तब आपको समझ में आता है कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी, उसकी वजह से ये रेpercussion हुआ था, इस बार मुझे वो भी नहीं करना और गिव अप भी नहीं करना, मुझे बीच का रास्ता ढूंढना है। ऐसे धीरे धीरे सीखोगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? बॉस के सामने आपने स्माइल कर दिया, बाव कर दिया, आई टेक योर लीव सर। वो दोनों बॉस आपस में बात कर रहे हैं, तब तक अपने टेबल पे जाके आपने बॉस के बॉस को ईमेल कर दिया, सॉरी टू से सर बट द प्रोजेक्ट जो आपने अभी अभी देखा वो मैंने तैयार किया है, उसके फलाने पेज पे ये पॉइंट है, ये पेज पे ये पॉइंट है, और ये वाली चीज़ जो है वो मैंने उसमें अभी तक लिखी नहीं है। तो आई थिंक वो प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए, बट ऑफ कोर्स अगर आपको एतराज़ हो और आप भी सोचते हैं कि मेरे बॉस को दे दे तो भी मुझे कोई तकलीफ तो होगी, बट ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, आफ्टर ऑल यू आर द बॉस, whatever. I've never written a corporate email, so I don't know how to do all this. तो कुछ भी इस तरह से कर सकते हो। मेन चीज ये है कि अगर आप ये थ्रोट रे से बोल रहे हो तो आपको सच बोलना है। कैसे बोलना है? हार्ट से। हार्ट से जब आप बोलोगे तो आप क्या सोचोगे, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये आदमी मेरे साथ ऐसा कमीनापन क्या कर रहा है? ठीक है, मे बी मुझे यहाँ ये सीखने की जरूरत है कि अगली बार जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो इसको आधा दूंगा और
पूरा इसको देने से पहले बड़े बॉस को पहले जाके दिखा दूंगा। यह मैनिपुलेशन नहीं है। यहाँ पे उसकी फाइल आपने पहले से ईमेल कर दी बड़े बॉस को, और उसके बाद इस बॉस को जाके भी आपने दिखाया, तो पंगा ही खत्म हो गया ना। खैर, मेरे स्वयं के जीवन में नेक नियत बेईमानी का एक ऐसा उदाहरण मेरे भाई टॉमी के साथ व्यवहार का है। वहाँ वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही है। मैंने पहले, पानी में बर्फ हो गया, मैंने पहले उनके द्वारा मुझे चैनलिंग से रोकने के लिए 23 वर्षों तक प्रयास करने के बारे में बात की थी। हर साल रुकर्ट रीयूनियन में बातचीत के लिए मुझे अलग ले जाया जाता था। मतलब वो उसने पहले बताया था कि वो उसे हमेशा रोका करता था, वो जब ऑरेंज रे की बात कर रही थी। तो यहाँ वो बता रही है कि हर बार जब रुकर्ट रीयूनियन होता था तो वो उसको अलग ले जाके वहाँ पर मेरी भावनाएं आहत हुई। मतलब मुझे बताता था कि छोड़ दे, ये सब क्या कर रही है तू, चैनलिंग वाली, ये चर्च के खिलाफ है या ये भगवान के खिलाफ है, समथिंग समथिंग। फिर भी मैंने अपने आप को अपना दर्द व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी। मेरी बचपन की ट्रेनिंग ये थी कि एक ईसाई दूसरा हमेशा गाल आगे करता है। गांधी भी यही करते थे, और दूसरे गाल के साथ पाकिस्तान भी चला गया। इसलिए मैंने अपना आक्रोश और गुस्सा अपने तक ही सीमित रखा और उनसे पूरी तरह असहमत होते हुए भी उनका समर्थन करने की कोशिश की। मेरा कहना ये नहीं है कि दूसरा गाल आगे कर दो, मेरा कहना ये है कि एक बार खा लिया, अगली बार हाथ पकड़ लो, बस। और नहीं, नहीं तो तोड़ दूंगी, हाथ भी और मुंह भी। दैट्स मी। प्यार से समझा दिया, समझ लो, निकल लो। मैंने इसे उचित कारण से किया। मैं अपनी ईमानदार प्रतिक्रिया व्यक्त करने से ज्यादा अपने भाई का समर्थन करना चाहती थी। लेकिन ये मेमनों की चुप्पी, साइलेंस ऑफ द लैम्स, मतलब कि अ, सफल नहीं हुई। मतलब मेरी खामोशी का जो मेरा तरीका था कि उसके सामने कुछ ना कहना, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आई टोल्ड यू, नहीं होता। दूसरा गाल देने से कोई फायदा नहीं होता, चुप रहने से कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार मैंने अपना सच बोला और एक नई और बेहतरी का मार्ग, और हमारे दोनों के रिश्ते में एक नई और बेहतर रिश्ते का मार्ग शुरू हुआ। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, मुझे इसे 2 हिस्सों में करना पड़ेगा, तो मैं अभी रुक जाती हूँ क्योंकि आई थिंक 30-33 मिनट हो गए हैं, वरना ये घंटे तक चलता रहेगा, सवा घंटा। अब यहाँ पर जब वो कह रही है दूसरा गाल, जब मैं कह रही हूँ कि मैं हाथ पकड़ लेती हूँ, तो आप यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा, और कार्ला ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ के उससे क्यों कहा। आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको किसी पे हमला नहीं करना है, लेकिन आपको अपने नीचे के तीनों चक्रों को सुरक्षित रखना है अपने हार्ट चक्र के साथ। तो इसके पहले ये आया, तो आपको प्यार से सोचना है कि ये ठीक है, ये मेरा ही दूसरा हिस्सा है, दिस इज द अदर मी, ये मैं ही हूँ। जो ये इंसान है जो मुझसे बदतमीजी कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये भी मैं ही हूँ। तो इसको मारना, इसको गालियां देना कोई मतलब, लेकिन मेरा सेल्फ एस्टीम और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। येलो एंड ऑरेंज। तो ठीक है, तुमने जो कहना था कह दिया। अब एक मौका सबकॉन्शियसली मैंने तुम्हें दिया नहीं मौका, लेकिन तुमने ले लिया, तो कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें दिया ही होगा सबकॉन्शियसली किसी तरह से, तभी तुमने ऐसा किया। तो ठीक है, मैं अपने आप को माफ करती हूँ कि मैंने तुम्हें ये मौका दिया, लेकिन अब नहीं। एक मौका दे दिया, तुमने उसका नाजायज इस्तेमाल किया, दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
या तो तुम चले जाओ या मैं चली जाती हूँ। और अगर वो हालात ऐसे हैं, वो रिश्ते ऐसे हैं जहां आप उठ के नहीं जा सकते या रिश्ता नहीं तोड़ सकते, तो ये हो सकता है कि आप उस इंसान को अपने ऊपर हावी ना होने दो। इनफ इज इनफ। और नहीं, अगर वो इंसान फिर भी नहीं मानता, जैसे कल रात को जो जूम पे चिटचैट हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसमें किसी ने पूछा कि हम लोग कितना भी सुधरने की कोशिश करें, सुधरने से मतलब है कि ऑपरेट आउट ऑफ लव, हार्ट चक्र से जीने की कोशिश करें, अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें कि इन्हें माफ कर दें, इन्हें हार्ट चक्र से मतलब कि प्यार से, अनकंडीशनल लव से हम इनको संभालें। वो सुधरते ही नहीं साले, वो कमीने के कमीने ही रहते हैं। उन कितना भी सुधर जाओ, वो उल्टा और तंग करते हैं। तो क्या करे बंदा? तो ऐसे में पा का जवाब था कि उस वक्त तुम्हें अपना 49% इस्तेमाल करने की जरूरत है। कॉन्फेडरेशन ने 51 और 49 का जो रेशियो बोला है, वो इसीलिए बोला है क्योंकि वो 95% वाले लोग हर जगह मिलेंगे। उनके साथ आपको अपना 49 इस्तेमाल करना ही है, तभी संतुलन आएगा। अगर ये 51 है और ये 49 है, ठीक है, अगर ये हो जाएगा 80, तो कहाँ है संतुलन? ये दोनों बराबर हैं, 51 हो सकता है, 80 नहीं हो सकता है। आप इतनी असंतुलित सीढ़ी के ऊपर या जमीन के ऊपर चल सकते हो, इसके ऊपर नहीं चल सकते हो। तो 95 वाले तो आपको हर जगह मिलेंगे, 95 एंड 5 वाले, कहाँ है उनमें संतुलन? तो आपको अपना 51 और 49 ये बनाकर चलना है। और कभी कभी ये ऊपर हो जाएगा, कभी कभी ये ऊपर हो जाएगा। तो 50 का रेशियो आप कैसे बनाओगे? कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर, करना ही पड़ेगा, झक मार के करना पड़ेगा जिंदगी। दुनिया ऐसी है, जो चाल चलन है दुनिया का, मतलब जिस तरह की दुनिया आज बन गई है, आपको अपने लोअर नीचे के 3 चक्र संभालने हैं। क्योंकि अगर वो असंतुलित हुए तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ तो थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा, थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ तो आपकी ग्रेड कैसे बनेगी हार्वेस्ट के लिए? ये सारा चक्रों का सिलसिला तो ग्रेड के लिए ही है ना, तो ग्रेड कैसे बनेगी? तो इसे मैं यहीं रोकती हूँ। अब गला थक गया। कल बाय बाय।